यस सरकार, नमस्कार। माहौल जबरदस्त शानदार। आई होप बच्चों आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। एंड सर, मस्त वाला लेक्चर मैं आपके लिए लेके आया हूँ। दीज आर लेटेस्ट सर्कुलर्स अंडर जीएसटी। बच्चों जिनके भी May 25 एग्जाम से या November 25 एग्जाम से, सर दीज सर्कुलर्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पर्पज। सर यहाँ पर मैं आपके लिए एक फाइल ओपन कर रहा हूँ। दिस इज सर्कुलर्स। ये अपना जो सीए फाइनल का समरी बुक है उसकी फाइल है। अच्छा, सीए फाइनल का समरी बुक हो या सीए फाइनल का मेन बुक हो, सर्कुलर्स की फाइल्स आर एब्सोल्युटली सेम। केवल एक सर्कुलर जीटीए वाला सर्कुलर है जो मैंने मेन बुक में यहाँ इस सर्कुलर के फाइल में इंसर्ट किया हुआ है। जो सर्कुलर मैंने आपको समरी बुक के अंदर चैप्टर नंबर 1 में दिया हुआ है बेटा। ओके, मैं यहाँ पर कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो हम सर्कुलर पढ़ेंगे, ये मेन बुक हो या समरी बुक हो, दोनों से आप रेफर कर सकते हो। सारे सर्कुलर में कवर करने वाला हूँ। कंटेंट इज एब्सोल्युटली सेम। ओके मालिक। सर अब सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले, सर दिस लेक्चर ऑफ सर्कुलर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पर्पज। मुझे ऐसा लगता है कि सर मिनिमम से मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चंस सर इस इंडिविजुअल केवल और केवल सर्कुलर के सर टॉपिक से ही आपको एग्जामिनेशन पूछे जाएंगे। इसीलिए मैंने सारे सर्कुलर्स को एक साथ कंबाइन करके एक साथ ही आपको लेक्चर दे रहा हूं, सो दैट आपने अगर ये ध्यान से सर्कुलर सारे पढ़ लिए, सो मिनिमम से मिनिमम सर May 25 एग्जाम्स में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 3 से 4 क्वेश्चन में ये सर्कुलर का रेफरेंस आएगा। और सर ये आपको डायरेक्ट आपके आंसर्स आएंगे और डायरेक्ट आपको मार्क्स मिलने वाले बेटा इसके लिए। सो दिस लेक्चर विल बी वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट अवेटिंग लेक्चर। एंड यस सर, जिस तरह से डिपार्टमेंट ने इंडस्ट्रीज के लिए सर्कुलर इश्यू किए, एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, आपको अगर पता हो तो सर इंडस्ट्रीज को भी खुश करना बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट को बहुत टाइम से पेंडिंग थे कई सारे डाउट्स इंडस्ट्री के, जो गवर्नमेंट के लिए इंडस्ट्री ने रेज किए हुए थे। अभी गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज बिजनेसमैन के फायदे के लिए उनके फेवरेबल सर्कुलर इशू किए हैं। अच्छा, सर्कुलर्स आर मियर क्लेरिफिकेशन बाय द डिपार्टमेंट। ये कोई नया एक्ट नहीं है, नया लॉ नहीं है, कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कोई अमेंडमेंट नहीं है। क्लियर? तो सर जो आपने लॉ पढ़ा हुआ है उसी को हम एक केस इंटरप्रेट करके लॉ को अप्लाई करेंगे। एंड सर उसके इंटरप्रिटेशन से जो आंसर आएगा वही सर्कुलर होता है बच्चों। ओके आइए, एंड दीज आर वेरी इजी। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो मस्त हो गया माहौल बनेगा एंड माहौल जबरदस्त शानदार बनेगा। अब आप भले ही समरी बुक ओपन करें या मेन बुक ओपन करें आपका, और ये सर्कुलर्स देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको मजा आने वाला है। एक एक सर्कुलर पढ़ते हैं एंड सर जस्ट एनालाइज द लॉ एंड सिचुएशन में आपके सामने क्रिएट करूंगा। एनालाइज द लॉ एंड गिव मी द आंसर। ओके, यही अप्रोच अपने को पढ़ना है, क्योंकि हर एक चीज अगर आपने और मैंने प्रैक्टिकली यहां डिस्कस कर ली तो सर भारत माता की जय है याद नहीं करना पड़ेगा। आइए, फर्स्ट सर्कुलर, एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस कलेक्टेड अलोंग विद द कंसिडरेशन फॉर सेल और ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज। सर प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस जैसा एक सर्कुलर हमने ऑलरेडी मेगा एग्जामिनेशन लिस्ट पढ़ते वक्त पढ़ा था हमने कि सर 30 इयर्स और मोर देन 30 इयर्स के लिए अगर आपने लॉन्ग टर्म लीज पर कोई इंडस्ट्रियल प्लॉट किसी को ट्रांसफर किया है, अरे हाँ ना भाई, एमआईडीसी याद है बेटा, एमआईडीसी से परचेज किया है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से परचेज किया है, 30 इयर्स और मोर देन 30 इयर्स के लिए लॉन्ग टर्म लीज पे लिया, परचेज नहीं, लॉन्ग टर्म लीज बोलते बेटा। तो ऐसे केस में अगर प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस लिया तो वो कंसिडरेशन के पार्ट होते हैं बेटा। उन्हीं लाइन पर यह सर्कुलर इशू हुआ है। और सर यहां बोल दिया क्या कि मालिक अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है ना भाई। सर मान लो उस बिल्डिंग में 100 फ्लैट्स है, मंगल टावर ज्यादा है भाई। सर उसमें से 70 फ्लैट पहले बुक हो गए बिफोर ग्रांट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट, तो 70 फ्लैट पर जीएसटी लगने वाला है। अब मान लो कोई फ्लैट है जिसका लोकेशन प्रीमियम है, सर फ्लोर अपर साइड है ना भाई, तो उसके लिए एक्स्ट्रा कंसिडरेशन चार्ज होता है, उसका नाम क्या होता है, प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस। तो सर अगर इस तरह के चार्जेस कुछ लिए, सपोज 1 करोड़ का फ्लैट था बेटा, और सपोज प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस के लिए 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा ले लिए, तो आप मुझे बताओ आपको फ्लैट कितने में पड़ा भाई, 1 करोड़ 10 लाख। क्लियर? तो इसके लिए सर्कुलर इशू हुआ और बोला क्या, जो प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस अलग से कलेक्ट किए हैं उसका भले सेपरेट बिल लिखो, उसी बिल में लिखो, उसी कॉन्ट्रैक्ट में लिखो, सर कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंटायर 1 करोड़ 10 लाख विल बी कंसिडर्ड एज द वैल्यू ऑफ द सप्लाई फॉर कंस्ट्रक्शन सर्विस। और जो टैक्स ट्रीटमेंट इस 1 करोड़ का होता है वही टैक्स ट्रीटमेंट इस 10 लाख का भी होगा। कुल मिला के प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द वैल्यू ऑफ मेन सप्लाई विच इज द कंस्ट्रक्शन सर्विस। अब भले वो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हो या रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ कंस्ट्रक्शन सर्विस ओनली बेटा। क्लियर? अच्छा, अब मान लो कोई फ्लैट आफ्टर ग्रांट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट या फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर, उसके बाद अगर सेल हुआ है मान लो,
क्लियर? अब 1 करोड़ में अगर वो फ्लैट सेल हुआ तो आपको पता है आफ्टर ग्रांट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट या फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर, उसके बाद जब बिकता है तो वो होता है सेल ऑफ इम्यूल प्रॉपर्टी, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगता। अब वहां पर उस वाले फ्लैट के लिए अगर आपसे प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस लिए तो वो भी क्या हो गया, वैल्यू ऑफ फ्लैट हो गया, और फ्लैट के सेल पे जीएसटी नहीं है तो इस पे भी जीएसटी नहीं लगेगा। तो इट इज अ कंपोजिट सप्लाई, जहां पे प्रिंसिपल एलिमेंट क्या है, सेल ऑफ फ्लैट, सेल ऑफ कंस्ट्रक्शन सर्विस, क्लियर, उस पे जो टैक्स ट्रीटमेंट होता है वही प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस पे होगा बेटा। क्लियर, डन, सर्किल खत्म होता है। अब कोई खास बात आया ना मजा बच्चों? क्लियर, देख लीजिए सर आप, allowing choice of location of the apartment is integral part of supply of construction service, and therefore location charge is nothing but part of consideration charged for supply of construction service before issuance of completion certificate, being charged along with the supply of construction service for apartment, same attract GST at the same rate as of the construction service before issuance of completion certificate। इसलिए ये clarify किया कि location charges are preferential location or preferential location charges paid along with the consideration for the construction service of residential हो या commercial हो या industrial complex हो, forms part of composite supply where the supply of construction service is the main service and preferential location charges is naturally bundled with the main service of construction service and are eligible for same tax treatment as the main supply of construction service। उस पे जीएसटी लग रहा है, इस पे भी लगेगा, सेम टैक्स लगेगा, सेम रेट से लगेगा, बात खत्म। क्लियर, डन। अच्छा, फ्लैट पे टैक्स नहीं लग रहा तो इस पे भी नहीं लगेगा बेटा। के मालिक माहौल। आइए अगला सर्कुलर। अच्छा, अगर आपके हाथ में मेन बुक है तो मेन बुक में सेकंड सर्कुलर है जीटीए वाला, जो मैं आपको इस सर्कुलर का जब टॉपिक खत्म हो जाएगा अपना उसके एंड में पढ़ा दूंगा वो। ओके बच्चों, उसको पेंडिंग रहेगा अगर आप मेन बुक से देख रहे हो तो बेटा। आइए, क्योंकि समरी बुक में वो सर्कुलर मैंने आगे दे रखा है चैप्टर 1 में बेटा। ओके, चलिए सर, नाउ क्लैरिफिकेशन टैक्सेबिलिटी ऑफ ईसॉप, एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन या ESPP, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज प्लान या रेस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट RSU प्रोवाइडेड बाय अ कंपनी टू इट्स एम्प्लॉइज थ्रू इट्स ओवरसीज होल्डिंग कंपनी। अब सर मैं तुम्हें समझाता हूं, पहले ट्रांजैक्शन सीखिए। आपको पता है जीएसटी इज अ टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन। ओके मालिक, अब सर सबसे पहली बात आती है क्या कि आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय हो। अब एम्प्लॉय को अगर एम्प्लॉयर सैलरी पे कर रहा है, एनी एक्टिविटी परफॉर्म बाय एम्प्लॉय फॉर हिज एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस, और उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। अब सर ESOP, ESPP, RSU, ऑल दीज आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ रेम्युनरेशन पेड टू द एम्प्लॉय फॉर द सर्विसेज जो वो एम्प्लॉय की कैपेसिटी में दे रहा है बेटा। तो सर कंपनसेशन पैकेज का पार्ट हो गया ना यार, ये सैलरी का ही पार्ट हो गया एक तरह से बेटा ये। इसीलिए सर इस पे कोई जीएसटी नहीं लगता। ये मैंने क्रक्स आपको बता दिया। अब थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देता हूं, थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देता हूं मैं इस बात को। मालिक क्या हुआ, कोई कंपनी है, डोमेस्टिक सब्सिडरी कंपनी बेटा, जिसकी होल्डिंग कंपनी का है आउट ऑफ इंडिया। तो सर अब मान लो वाइम कॉन्सेप्ट्स एक कंपनी है जिसका होल्डिंग कंपनी इज अ फॉरेन कंपनी। मान लो सर, अब फॉरेन कंपनी क्या कर रहा है मेरे मालिक, अपने शेयर्स दे रहा है किसको, एम्प्लॉय ऑफ द डोमेस्टिक कंपनी को बेटा। अब डोमेस्टिक कंपनी है वाइम कॉन्सेप्ट्स, उसके जो एम्प्लॉइज है उसको शेयर्स मिल रहे किसके, फॉरेन कंपनी के। ओके क्लियर। तो ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है, अच्छा ये सब ट्रांजैक्शन का फ्लो मैंने यहां दे रखा है आपको, ये रहा, फॉलोइंग स्टेप्स आर गिवन हियर। ओके बच्चों, मैं आपको यहां समझा देता हूं पहले, ओके, सो दैट आपको केवल एक रीड करना रहेगा, काम हो जाएगा आपका। अब सर कोई फॉरेन कंपनी है जिसकी सब्सिडरी कंपनी जो है वो इंडिया की है, डोमेस्टिक कंपनी। अब उसके जो एम्प्लॉइज है, उस एम्प्लॉय को डोमेस्टिक कंपनी ने बोला, वाइम कॉन्सेप्ट ने अपने एम्प्लॉइज को बोला कि भाई साहब अच्छा काम करो, अच्छा रिजल्ट लेके आओ, माहौल बनना चाहिए सर, और आपको मैं अपनी जो फॉरेन कंपनी है उसके शेयर्स दिलाऊंगा ESOP के थ्रू। सारे कंपनी, सारे एम्प्लॉइज मोटिवेट हो गए साहब, काम कर रहे हैं अभी। अब क्या होगा, फॉरेन कंपनी से डोमेस्टिक कंपनी ने बात करी कि मेरे इतने एम्प्लॉइज है, इनको इतने इतने शेयर्स आपको ट्रांसफर करने पड़ेंगे, और उसकी जो एक्चुअल कॉस्ट होगी ऑन कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस वो डोमेस्टिक कंपनी होल्डिंग कंपनी को पे कर देगी बेटा। सपोज एक शेयर है, सपोज इंडियन रुपी में बात करें अगर 100 रुपए का है, उसकी कॉस्ट टू कंपनी कितना है, ₹100। तो फॉरेन कंपनी का शेयर
जिसकी कॉस्ट 100 रुपए है, डोमेस्टिक कंपनी ने बोला कि जितने शेयर आप एम्प्लॉय को ट्रांसफर करोगे उतने शेयर्स इनटू 100 जो कॉस्ट आपकी है उतना मैं फॉरेन कंपनी को फंड ट्रांसफर कर दूंगा। एक तरह से हो क्या रहा है बच्चों, एक तरह से हो क्या रहा है बच्चों, सर फॉरेन कंपनी अपनी डोमेस्टिक सब्सिडरी कंपनी को शेयर्स बेच रही है एक तरह से, अरे हाँ है ना भाई, सेल ऑफ शेयर्स, जिसके लिए डोमेस्टिक सब्सिडरी कंपनी फॉरेन कंपनी को जो एक्चुअल कॉस्ट था वो पे कर रही है बेटा, हाँ है ना भाई, क्लियर। और अल्टीमेटली ये फॉरेन कंपनी के शेयर मिल किसको रहे बेटा, एम्प्लॉइज ऑफ डोमेस्टिक सब्सिडरी कंपनी बेटा, हाँ है ना। अब सर पहला पॉइंट तो ये कि एम्प्लॉइज ऑफ डोमेस्टिक सब्सिडरी कंपनी को शेयर्स मिल रहे फॉरेन होल्डिंग कंपनी के, पर अल्टीमेटली शेयर दे कौन रहा है यार, डोमेस्टिक कंपनी दे रही ना बेटा यार, डोमेस्टिक कंपनी उसका पैसा दे रही किसको, डायरेक्ट फॉरेन कंपनी को, और शेयर्स नाम पे हो रहे किसके, एम्प्लॉइज के बेटा, क्लियर। तो यह दो ट्रांजेक्शन है, एक तो एम्प्लॉइज ने एज इन द कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय अपनी सर्विसेज दी डोमेस्टिक सब्सिडरी कंपनी को, क्लियर, जिसकी वजह से डोमेस्टिक सब्सिडरी कंपनी फॉरेन कंपनी के शेयर्स इनको दे रही है, क्लियर। तो एम्प्लॉइज ने सर्विसेज दी डोमेस्टिक सब्सिडरी कंपनी को, तो सर इट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, इस पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। मान लो सपोज 1 करोड़ के शेयर दिए बेटा, कितने के, 1 करोड़ के, तो 1 करोड़ पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि सर 1 करोड़ की एक तरह से सैलरी का पार्ट है, 1 करोड़ की सर्विसेज दी एम्प्लॉइज ने एम्प्लॉयर को, डोमेस्टिक कंपनी को, इन द कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय, इन द कैपेसिटी ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, तो ऐसे केस में उस पर कोई जीएसटी नहीं लगता। अब बात आती क्या, वो 1 करोड़ के शेयर लाया कहां से, डोमेस्टिक सब्सिडरी कंपनी ने वो शेयर्स परचेज की किससे, फॉरेन कंपनी से, ऑन एक्चुअल कॉस्ट बेसिस। तो फॉरेन कंपनी ने जो शेयर्स बेचे एक तरह से डोमेस्टिक सब्सिडरी कंपनी को बेचे हैं सर इन द नेम ऑफ देयर एम्प्लॉइज, उसके लिए जो कॉस्ट ट्रांसफर किया, तो सर आपको पता है क्या, शेयर्स और सिक्योरिटीज आर नीदर गुड्स नॉट सर्विसेज, ना गुड्स की डेफिनेशन में आते हैं नहीं वो सर्विसेज की डेफिनेशन में आते हैं, इसलिए ट्रांसफर ऑफ शेयर्स बाय होल्डिंग कंपनी इन द नेम ऑफ द एम्प्लॉइज ऑफ द डोमेस्टिक सब्सिडरी कंपनी, जिसके लिए एक्चुअल कॉस्ट ट्रांसफर किया किसने, डोमेस्टिक सब्सिडरी कंपनी ने, इट इज नीदर गुड्स नॉर सर्विस, इसलिए इस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, नो जीएसटी विल बी चार्ज्ड, क्लियर। और ये नहीं मानेंगे कि डोमेस्टिक सब्सिडरी कंपनी ने फॉरेन कंपनी से कोई सर्विसेज इंपोर्ट करी, क्लियर, सर्विसेज है ही नहीं, न ये गुड्स है न सर्विसेज से कुछ इंपोर्ट नहीं हुआ है, क्लियर, इस पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। हाँ अगर मान लो फॉरेन कंपनी ने ओवर एंड ओवर द कॉस्ट, ओवर एंड अबाउट द कॉस्ट कोई एडिशनल चार्जेस लिए होते, क्या लिए होते बेटा, एडिशनल चार्जेस लिए होते हैं ओवर एंड ओवर द कॉस्ट ऑफ द शेयर्स, या मार्कअप चार्ज लिया होता, तो जो मार्कअप लिया है, एडिशनल चार्ज लिया है सर, एडिशनल फीस, मार्कअप या कमीशन एटसेट्रा अगर चार्ज किया होता तो यस वो सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में था, लाइक फैसिलिटेटिंग ट्रांजैक्शंस इन दी शेयर्स, तो वो कमीशन वाले पार्ट पे, वो एडिशनल कमीशन पर, वो एडिशनल चार्जेस पर, मार्कअप चार्जेस पे जीएसटी लगेगा, और ऐसे केस में फॉरेन कंपनी ने सर्विसेज दी इंडियन कंपनी को, क्लियर, आउट ऑफ इंडिया से आपने सर्विसेज इंडिया में इंपोर्ट करी, तो वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस के स्कोप में आता, वो कमीशन वाला पार्ट बेटा, एडिशनल चार्ज वाला पार्ट, और उस पर जीएसटी लगता, और उस पर जीएसटी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में डोमेस्टिक कंपनी टैक्स पे करेगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, क्योंकि उसने सर्विसेज इंपोर्ट करी है फॉरेन कंपनी से बेटा, क्लियर, डन, भारत माता की जय। आई होप यू गॉट द एंटायर पॉइंट। पर ध्यान देना बेटा, जो रीइंबर्समेंट कर रहा है डोमेस्टिक कंपनी किसको, होल्डिंग कंपनी को, क्लियर, किसके लिए, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज और शेयर के लिए, इट इज नीदर गुड्स नॉर सर्विस, कोई जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि ये गुड्स और सर्विस के स्कोप में नहीं आता है बच्चों, है ना मालिक, क्लियर। और एम्प्लॉय ने जो सर्विसेज दी एम्प्लॉयर को जिसके लिए उनको शेयर मिले, तो इट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, ये वैसे भी शेड्यूल 3 एंट्री में 1 में कवर होता है, इट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। आई होप यू गॉट द एंटायर पॉइंट, एंटायर फंडामेंटल, क्लियर, डन। मैं क्या कह रहा हूं बच्चों, आपको लो याद है बेटा, और मैं गारंटी कर रहा हूं हमने जिस तरह से कॉन्सेप्चुअली और प्रैक्टिकली हर टॉपिक को पढ़ा है सर, हर एक पॉइंट आपको याद हुआ होगा। मैंने क्या किया, केवल एक प्रैक्टिकल सिनेरियो आपके सामने खड़ा किया, क्लियर, और जो लो हमको आता है उसको हम अप्लाई करते गए, आंसर मिलता गया। प्लीज मेरा रिक्वेस्ट क्या है, अपना अप्रोच वही होना चाहिए जिस तरह से हमने एंटायर बैच में पढ़ा है। हमारा अप्रोच क्या है बच्चों, हर टॉपिक को समझो पहले, जीएसटी इज अ टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन, जस्ट डिफाइन द ट्रांजैक्शन, यू विल गेट द आंसर, मेरी गारंटी बेटा, क्लियर। ट्रांजैक्शन डिफाइन करिए, स्टेप बाय स्टेप चीजों को सोल्व करिए। मेरा अगेन आपसे वापस कह रहा हूं सर, सर्कुलर्स हम सोल्व करते हैं, सर्कुलर्स हम याद नहीं करते, आपको याद नहीं करना, क्लियर, एक भी सर्कुलर याद मत करना बेटा इसका। आइए सरकार, नेक्स्ट मैकेनिज्म ऑफ प्रोवाइडिंग
एविडेंस ऑफ कंप्लायंस ऑफ कंडीशंस ऑफ सेक्शन नंबर 15(3)(b)(2) ऑफ द CGST एक्ट बाय द सप्लायर्स। मैं तुम्हें समझाता हूं आखिर हो क्या रहा है। सेक्शन नंबर 15 वैल्यूएशन, वैल्यू ऑफ सप्लाई। 15(3) वैल्यू से एक्सक्लूड करेंगे किसको? डिस्काउंट को। उसमें बी पार्ट पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। क्लियर सर? उसमें कंडीशन में 2 रेसिपिएंट को आईटीसी रिवर्स करना पड़ता है। ये मैंने सेक्शन का रेफरेंस दिया आपको। अब मैं बताता हूं कि हो क्या रहा आखिर। ओके, आई होप लास्ट सर्कुलर जो समझाया दो समझ में आए। उसी थीम में मैं पढ़ाऊंगा बेटा। मेरे को इस टॉपिक को, सर्कुलर्स को कहीं थ्योरी नहीं बनाना है, हाईली प्रैक्टिकल पढ़ेंगे हम, जैसे हमने पूरा बैच पढ़ा है बेटा। ओके, देखना ध्यान से। सरकार मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा, एग्जांपल दूंगा। क्लियर? आपका काम क्या है बेटा? सर उस प्रैक्टिकल चीज को समझना, उस केस को समझना, फिर लॉ को अप्लाई करना और आंसर निकालना, बात खत्म। फिर जब आप इसको पढ़ेंगे आपको एक एक वर्ड सर 100% आएगा, मेरी गारंटी बेटा आपसे। ओके, चलिए समझिए। सरकार पॉइंट मेरा आपसे ये कि हमने वैल्यू पढ़ा हुआ है सेक्शन में 15 सबसेक्शन 3 बोलता है क्या? वैल्यू से एक्सक्लूड होगा क्या? फर्स्ट है डिस्काउंट, जो आपने कस्टमर को दिया एट द टाइम ऑफ सप्लाई इटसेल्फ, इनवॉइस में मेंशन किया बेटा आपने। सेकंड है क्या? पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट जो होता है वो वैल्यू से एक्सक्लूड होता है, पर वहां पे कुछ कंडीशन है बेटा। फर्स्ट, देयर शुड बी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट इटसेल्फ। सप्लाई के टाइम पे पता होना चाहिए कि ऐसा होने पे डिस्काउंट मिलेगा बाद में। क्लियर? इट शुड बी नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई इटसेल्फ। सेकंड, सर आपने जो डॉक्यूमेंट इश्यू किया, क्रेडिट नोट जो इश्यू किया है, इट शुड बी लिंक्ड विद द इनवॉइसेस। ठीक है साहब। थर्ड जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सर रेसिपिएंट ने उतना प्रोपोर्शनेट इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स किया होना चाहिए बेटा। क्लियर? सप्लायर की उतनी लायबिलिटी तभी कम होगी जब रेसिपिएंट ने अपना आईटीसी रिवर्स किया है, सर तभी वो क्रेडिट नोट का फायदा सप्लायर को मिल पाएगा, उसकी वैल्यू से वो एक्सक्लूड हो पाएगा और उसको टैक्स का बेनिफिट मिल पाएगा। पर अब क्वेश्चन क्या आया कि रेसिपिएंट ने आईटीसी रिवर्स किया कि नहीं किया, इसका क्या एविडेंस है? तो एट प्रेजेंट जीएसटी पोर्टल पे इसकी कोई यूटिलिटी नहीं है। जीएसटी पोर्टल पे ऐसा कोई अभी ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जिससे क्रॉस चेक हो पाए पोर्टल पे ही कि हाँ साहब रेसिपिएंट ने क्रेडिट रिवर्स कर दिया है। अब साहब सप्लायर ने तो अपनी लायबिलिटी कम कर दी, अब डिपार्टमेंट को अगर वेरीफाई करना है, कैसे वेरीफाई करेगा कि रेसिपिएंट ने क्रेडिट रिवर्स किया कि नहीं किया? या सप्लायर को भी वेरीफाई करना है कि भाई मैंने तो मेरी लायबिलिटी कम कर दी और तूने रेसिपिएंट तूने अपना क्रेडिट रिवर्स किया कि नहीं किया? कल को डिपार्टमेंट अगर आएगा तूने क्रेडिट रिवर्स नहीं किया होगा तो भाई सप्लायर का क्रेडिट नोट एक तरह से इनवैलिड हो जाएगा और उसकी लायबिलिटी वापस बढ़ जाएगी, उसको टैक्स विद इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो हाउ द सप्लायर विल कम टू नो, हाउ द डिपार्टमेंट विल कम टू नो कि रेसिपिएंट ने उतना प्रोपोर्शनेट क्रेडिट रिवर्स किया कि नहीं किया? तो इस सर्कुलर ने बोला क्या कि एट प्रेजेंट जीएसटी पोर्टल पे ऐसी कोई फंक्शनलिटी अवेलेबल नहीं है। तो जब तक वो फंक्शनलिटी डिपार्टमेंट उस पोर्टल पे डालता है तब तक के लिए क्या करेंगे? तो बोल दिया क्या, अगर अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व इज एक्सीडिंग ₹5 लाख, अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व इज एक्सीडिंग ₹5 लाख, जो क्रेडिट रिवर्स करना रेसिपिएंट को वो 5 लाख से अगर एक्सीडिंग है तो सप्लायर शुड टेक अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट। और सर रेसिपिएंट क्या करेगा? अपने जो प्रैक्टिसिंग सीए या कॉस्ट अकाउंटेंट जो होंगे उनसे सर्टिफिकेट बनवा के देगा किसको? सप्लायर को, कि भाई, और उसमें वो सीए या कॉस्ट अकाउंटेंट जो है वो सर्टिफाई करेंगे कि साहब इस क्रेडिट नोट के अगेंस्ट जो इसका आईटीसी था वो प्रोपोर्शनेट इसने रिवर्स किया है, वी डू सर्टिफाई दिस। क्लियर? या तो क्रेडिट लिया ही नहीं है और लिया तो उसने उतना प्रोपोर्शनल आईटीसी क्या कर दिया है? रिवर्स कर दिया है। ये वो सर्टिफाई करेगा और सर्टिफाई करके वो सप्लायर को वो एविडेंस देगा और सप्लायर वो एविडेंस अपने पास में रखेगा। कल को डिपार्टमेंट कभी भी पूछेगा तो वो सर्टिफिकेट बता देगा, तो सो दैट नाउ डिपार्टमेंट विल एक्सेप्ट, डिपार्टमेंट विल रिलाई कि हाँ साहब रेसिपिएंट ने क्रेडिट रिवर्स किया है। और हाँ, अगर अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व एक्सीडिंग ₹5 लाख नहीं है तो ऐसे केस में सेल्फ सर्टिफिकेट, सेल्फ डिक्लेरेशन फ्रॉम दी रेसिपिएंट इटसेल्फ, साहब मैंने प्रोपोर्शनल रिवर्सल किया है। हाँ, अब वो सर्टिफिकेट में डिटेल क्या लिखेगा बेटा? द सेड सीए और सीए में सर्टिफिकेट में इंक्लूड डिटेल्स सच एज डिटेल्स ऑफ द क्रेडिट नोट्स, कौन कौन से क्रेडिट नोट का क्रेडिट रिवर्स किया इसने, डिटेल्स ऑफ द रिलेवेंट इनवॉइसेस, इनवॉइस नंबर अगेंस्ट विच द सेड क्रेडिट नोट हैज बीन इश्यूड, भाई वो ओरिजिनल इनवॉइस और अभी जो क्रेडिट नोट इश्यू किया उन दोनों का डिटेल, अमाउंट ऑफ आईटीसी रिवर्सल इन रेस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ द सेड क्रेडिट नोट्स अलोंग विद डिटेल्स ऑफ फॉर्म नंबर जीएसटी DRC 03 या रिटर्न, या तो जीएसटी DRC 03 के थ्रू क्या होता है, अगर आपने आईटीसी ले लिया है फिर गवर्नमेंट को पे करते हो तो DRC 03 के थ्रू आप टैक्स पे कर सकते हो गवर्नमेंट को, या आपने अपने रिटर्न के अंदर रिवर्स किया तो रिटर्न का डिटेल दोगे आप कि मैंने इस रिटर्न के अंदर इतना क्रेडिट रिवर्स किया, देख लो साहब।
या एनी द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट थ्रू विच सच रिवर्सल ऑफ आईटीसी हैज बीन मेड बाय द रेसिपिएंट, ये अटैच करके ये सर्टिफिकेट में लिखा होगा सर। सर्टिफिकेट में क्या क्या लिखा होगा, कौन से क्रेडिट नोट का क्रेडिट की बात कर रहे हैं, उनका रिलेवेंट टैक्स इनवॉइस कौन सा है, उनका जो आईटीसी रिवर्स किया कितना रिवर्स किया उसका एविडेंस, ये रहा वो सर्टिफिकेट, ये रहा वो रिटर्न, ये रहा वो जीएसटी 3 भी जीएसटी डीआरसी 3 जिसके थ्रू हमने क्रेडिट रिवर्स किया है। क्लियर, ये सर्टिफिकेट देगा कौन, सीए कॉस्ट अकाउंटेंट। अगर अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व इज एक्सीडिंग रुपीज फाइल, वो टैक्स का अमाउंट मतलब सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी प्लस सेस मिला के अगर एक्सीडिंग 5 लाख है टैक्स का अमाउंट जो आईटीसी रिवर्स करना होता है, तो सी का सर्टिफिकेट, नहीं तो सेल्फ सर्टिफिकेट, और सेल्फ सर्टिफिकेट में भी ये सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए बेटा। क्लियर, डन, कोई खास बात नहीं। अच्छा, डिपार्टमेंट अगर बाद में कॉमन पोर्टल पे अगर कोई फंक्शनलिटी ऐड कर देगा तो बात की बात अलग है, एट प्रेजेंट डे काम करना है। क्लियर, तो जो भी आपके क्लाइंट है, जो भी आपके सर आपसे जो क्वेरी पूछते हैं, आपके बिजनेसमैन वगैरह, आपके पेरेंट्स वगैरह है, उनको बोल के रखना कि अगर आपने क्रेडिट नोट इशू किए अपने कस्टमर्स को और उस क्रेडिट नोट के बेस पर रेसिपिएंट ने अपना क्रेडिट रिवर्स किया है, तो उसका अगर अमाउंट एक्सीडिंग 5 लाख है तो सीए सर्टिफिकेट लेना क्लाइंट से, नहीं है तो सर सेल्फ सर्टिफिकेट लेना क्लाइंट से, नहीं तो सर बाद में डिपार्टमेंट दिक्कत कर सकता है, सर्कुलर इशू कर दिया है। ओके, डन। आइए बच्चों, clarification regarding taxability of transactions of providing loan by an overseas entity to its Indian related entities or by a person in India to a related person। ये तुम्हें समझाता हूं बेटा क्या होता है। मान लो सर यशवंत मंगल एंड कोई XYZ पर्सन आर रिलेटेड पर्सन। ओके बच्चों, अब सर इसने क्या किया, यशवंत मंगल ने XYZ को लोन दिया बेटा। ओके बच्चों, किसको दिया, अपने रिलेटेड पर्सन को दिया। रिलेटेड पर्सन कौन है बच्चों, XYZ। ओके मालिक, अब XYZ इज द रिलेटेड पर्सन जिसको वायम ने लोन दिया है। सर अब हो सकता है वायम इंडिया में हो सकता है वायम आउट ऑफ इंडिया हो बेटा, मतलब भले ओवरसीज एंटिटी ने इंडियन एंटिटी को लोन दिया है या इंडिया की एंटिटी ने इंडिया की किसी एंटिटी को लोन दिया, बट बोथ आर रिलेटेड पर्संस। मैं लिखता हूं बोथ आर रिलेटेड पर्संस, और मैं यहां जो भी लिख रहा हूं मार्किंग प्लीज अपने भी नोटबुक में, अपने बुक में, समरी बुक में, मेन बुक में मार्किंग कर लेना, सो दैट रिवीजन के टाइम पे ये हेल्प करेगा। इतना सा देखोगे काम हो जाएगा बेटा आपका। सरकार वायम ने लोन दिया अपने रिलेटेड पर्सन XYZ को। अब वायम भले ओवरसीज कंपनी हो या इंडियन कंपनी हो बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्वेश्चन आता है क्या, सर अब लोन जो दिया है उसके अगेंस्ट कंसिडरेशन क्या है बेटा, कंसिडरेशन इज इंटरेस्ट। तो आपको पता है क्या इंटरेस्ट पे जीएसटी लगता है, इंटरेस्ट पे कोई जीएसटी नहीं लगता है। क्लियर, नो जीएसटी चार्ज ऑन इंटरेस्ट। पर सवाल आता है क्या भाई साहब, व्हाट अबाउट प्रोसेसिंग फीस। अगर प्रोसेसिंग फीस, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, इंस्पेक्शन चार्जेस, ब्ला 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 चार्जेस फॉर प्रोवाइडिंग द लोन अगर चार्ज किया है तो उस पर जीएसटी लगेगा, कोई डाउट ही नहीं सर। पर क्वेश्चन आता है क्या, अगर रिलेटेड पर्सन अपने कोई प्रोसेसिंग फीस, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, इंस्पेक्शन चार्जेस, एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस कुछ भी चार्ज नहीं किया, तो क्या उसको शेड्यूल 1 बोलता है ना बेटा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय अ पर्सन टू हिज रिलेटेड पर्सन or to his distinct person in the course or furtherance of business is supply although without consideration। क्या आउट ऑफ इंडिया में अगर पर्सन है तो आउट ऑफ इंडिया वाले अपने अदर एस्टेब्लिशमेंट से, अगर आपने यहाँ अपने रिलेटेड पर्सन से आपने कोई सर्विसेज इंपोर्ट करी, पैरा नंबर 4, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय अ पर्सन फ्रॉम हिज रिलेटेड पर्सन और अदर एस्टेब्लिशमेंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस ऑल्दो विदाउट कंसिडरेशन, तो भी सप्लाई होगा। तो क्या यहां पर डीम्ड वैल्यू मानते हुए, क्या यहां पर डीम्ड वैल्यू मानते हुए आपको डीम्ड प्रोसेसिंग फीस पर क्या जीएसटी लगाना है, उसके लिए सर्कुलर आया और बोल दिया क्या, ये ऑल दो विदाउट कंसिडरेशन है, पर सर इस पे जीएसटी लगना नहीं लगना है। आंसर इज नो, कोई जीएसटी नहीं लगना है, क्योंकि इस सर्कुलर ने, देखो मैं कह रहा हूं ना, इस बार डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ने, सरकार ने हर इंडस्ट्री वालों को बेनिफिट दिया है साहब। सुनना बात को ध्यान से, क्यों नहीं, क्योंकि प्रोसेसिंग फीस, एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस या इंस्पेक्शन चार्जेस ये क्या होते हैं। आज नॉर्मली बैंक से लोन लेते तो बेटा प्रोसेसिंग फीस लगता है, एडमिन कॉस्ट लगता है, क्यों, क्योंकि कोई भी बैंक या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर किसी को लोन दे रहा है तो उसका फाइनेंशियल क्रेडिट वर्दीनेस चेक करेंगे, उसके डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, देखेंगे कि वो कैपेबल है कि नहीं रीपे करने के लिए, वो इंटरेस्ट पे कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, वो कोई डिफॉल्ट तो नहीं कर देगा, जो सिक्योरिटीज दे रहा है वो सब वैलिड है कि नहीं, ये डॉक्यूमेंट्स उसके,
कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। सर ये सब चेक करने के लिए, इसको लोन को प्रोसेस करने के लिए उनका एडमिन कॉस्ट होता है, जिसको रिकवरी करने के लिए वो प्रोसेसिंग फीस, एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस या किसी भी अदर नाम से सर्विस फीस लेते हैं लोग, उस पर जीएसटी लगता है। पर अगर आपने अपने रिलेटेड पर्सन को लोन दिया है, या आउट ऑफ इंडिया वाली पर्सन ने, एंटिटी ने अपने ही इंडियन एंटिटी को लोन दिया है, बोथ आर रिलेटेड पर्सन, तो सर यहाँ पे सर्कुलर ने क्लेरिफाई करके बोला कि अगर अपने रिलेटेड पर्सन को आप लोन दे रहे हो तो ऐसा ऐसा प्रोसेस फॉलो करने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि आपको क्रेडिट वर्दीनेस पता है अपने रिलेटेड पर्सन की। आपको पता है कि रिलेटेड पर्सन का क्रेडिट वर्दीनेस कितना है, वो रीपे कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ आपको कुछ वेरीफाई करने की जरूरत नहीं होती है। इसलिए देयर इज नो नीड ऑफ processing the loan and to incur such admin cost to provide the loan to your own related person। इसलिए वहां पर गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई किया कि इसलिए it cannot be said that there is a supply of service between related person, और वो शेड्यूल 1 यूज करके आप इसको सप्लाई के स्कोप में नहीं डाल सकते। ऐसे केस में कोई जीएसटी नहीं लगेगा। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ लेवी ऑफ एनी जीएसटी ऑन द सेम बाय रिसोर्टिंग टू ओपन मार्केट वैल्यू। जैसे रूल नंबर 28 है ना बेटा, ये ओपन मार्केट वैल्यू मानते हुए आप यहाँ पे वैल्यू निकाल के जीएसटी लगा दो, ऐसा लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देयर इज नो चांस कि यार इस तरह का प्रोसेसिंग करना पड़े लोन को बेटा। क्लियर? हाँ, फर्दर क्या बोल दिया, अगर ऐसा कोई फीस चार्ज किया है, जो प्रोसेसिंग फीस, एडमिन चार्ज, सर्विस फी, लोन ग्रांटिंग चार्ज, अगर ऐसा कुछ लिया है तो जीएसटी लग जाएगा, वो एक अलग बात है। और आउट ऑफ इंडिया वाली पर्सन ने इंडिया वाले से चार्ज किया तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस रिवर्स चार्ज में रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा। दोनों पर्सन अगर इंडिया के हैं तो सप्लायर टैक्स पे करेगा फॉरवर्ड चार्ज में, वो ठीक है सर। क्लियर? अगर चार्ज किया है तो, अदरवाइज डिम्ड वैल्यू मानते हुए डिम्ड सप्लाई नहीं मानना है, इसमें कोई जीएसटी नहीं लगेगा। अगर कोई चार्ज इस तरह का नहीं लिया है तो केवल इंटरेस्ट चार्ज किया है, इंटरेस्ट पे तो जीएसटी वैसे भी नहीं लगता है। आई होप मजा आ गया बेटा बात में। अब इसी का क्या होगा बेटा, एग्जाम के अंदर कोई क्वेश्चन बना देंगे बेटा, जैसे मैंने एग्जांपल दिया वाईएम लिखा है पे, वहां पे कोई भी कंपनी का नाम लिख देंगे बेटा, यहाँ पे मैंने XYZ लिखा है, नाम को चेंज कर देंगे, एंड देयर विल बी अ क्वेश्चन इन द एग्जाम। तो मैं बता रहा हूँ ये सर्कुलर्स तो इतने अच्छे से पढ़ो बेटा, ये बहुत इजी है यार, कोई नया चीज नहीं पढ़ रहे, कोई अमेंडमेंट नहीं पढ़ रहे बेटा, जो आपने पढ़ा हुआ उसी को अप्लाई करो। एंड प्रैक्टिकल केसेस सारे, सबको प्रैक्टिकली समझिए, या तो बिल्कुल नहीं करना। और मैं बता रहा हूँ जो हम प्रैक्टिकल केस यहाँ समझ के पढ़ रहे हैं, एज इट इज एग्जाम में आपको मिलेगा बेटा, तो आपको एप्लीकेबल प्रोविजन एंड उसका आंसर प्रॉपरली आपको आना चाहिए बेटा। क्लियर? चलिए सरकार, इसलिए लॉ अप्लाई करना सीखिए। वैसे भी हमने पूरा कंटेंट जो पढ़ा है लॉ अप्लाई करके ही पढ़ा है, तो आपको हमेशा सर्कुलर में मजा ही आएगा बेटा। आइए बच्चों, डेमो व्हीकल्स के रिगार्डिंग आपको आईटीसी मिलता है कि नहीं मिलता है? वेरी गुड क्वेश्चन बेटा। अच्छा, मैं तुम्हें समझाता हूँ बेटा। सबसे पहली बात, जो मोटर व्हीकल डीलर्स होते हैं बेटा, आप भी कई सारे शोरूम पे गए होंगे बेटा, वहां पे अगर आपको कोई कार परचेज करनी है या बाइक परचेज करनी है तो वहाँ डेमो व्हीकल होता है उनके पास बेटा। मैं कार का एग्जाम्पल लेता हूँ बेटा। जैसे आपने कोई कार परचेज करी, मारुति की कोई कार परचेज करी, तो सर कार परचेज करने से पहले आप क्या करते हो, वहां एक आप उसका डेमो लेते हो सर, टेस्ट ड्राइव लेते हो सर आप। तो उनके पास एक डेमो व्हीकल होता है। तो सर क्या होता है, आज मान लो सर नवनीत मोटर्स या हमारे उदयपुर में एक बड़ा एक फेमस है शोरूम टेक्नो मोटर्स, जिनके पास डीलरशिप है किसकी, मारुति की। तो मारुति कंपनी के नॉर्म से कि आपको जो कार बेचनी है उसका डेमो व्हीकल एक होना चाहिए आपके पास बेटा। क्लियर? अब आपने मान लो कोई कार परचेज करना है, अब मैं सर टेक्नो मोटर्स शोरूम है बेटा कोई, सर अब टेक्नो मोटर ने क्या किया, एक डेमो व्हीकल परचेज किया, सो दैट अपने कस्टमर्स को वो कार दिखा पाए, उसकी फीचर्स बता पाए, कार को ड्राइव करा के उनका फील बता पाए कि कार कैसी चलती है, कैसा मजा आता है कार के अंदर, सारे फीचर्स एक्सप्लेन कर पाए, एंड कस्टमर उस कार को पसंद करके फिर खरीद पाए। तो क्वेश्चन आता है क्या, ये जो कार के डीलर्स है, ऑथराइज डीलर्स, जब मैन्युफैक्चरर ऑफ द व्हीकल से ये कार परचेज करेंगे तो सर उस कार का क्रेडिट उस शोरूम वाले को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? दिस इज द बेसिक क्वेश्चन। आई होप यू गॉट द बेसिक क्वेश्चन। क्लियर? नो डाउट दीज आर कैपिटल एसेट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द ऑथराइज्ड डीलर बेटा। अब क्वेश्चन आता है क्या, कार का क्रेडिट इनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो सर आपको पता है क्या, मोटर व्हीकल्स हैविंग अ पैसेंजर मोटर व्हीकल हैविंग अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी अप टू 13 पर्सन इंक्लूडिंग ड्राइवर का क्रेडिट ब्लॉक किया हुआ है सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 5 क्लोज नंबर ए में, क्रेडिट नहीं मिलेगा एक्सेप्ट 3 केसेस बेटा। फर्स्ट, एक्सेप्ट इफ यू आर एंगेज इन मेकिंग फॉलोइंग टैक्सेबल सप्लाईज। फर्स्ट क्या था उसमें, फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल्स। सेकंड, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर की सर्विसेज। थर्ड, इंपार्टिंग ट्रेनिंग ऑन ड्राइविंग द मोटर व्हीकल बेटा। क्लियर? तो सर अपना फर्स्ट केस क्या था बेटा, सर इफ यू आर एंगेज इन फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल्स,
वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, सच मोटर व्हीकल्स, क्या लिखा हुआ बेटा ये, इफ यू आर एंगेज इन फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल्स, सरकार तो आपको क्रेडिट मिल जाता, वरना क्रेडिट नहीं मिलता। आप क्वेश्चन आता है क्या, डेमो व्हीकल जो आपने परचेज किया, क्यों परचेज किया है? सो दैट आप अपने कस्टमर्स को दिखा पाए, उस कार का फील करा पाए, एंड उसको डेमोन्स्ट्रेशन देके सर इंप्रेस कर पाए कार को, और फिर आपका कार सेल होगा बेटा, आया ना भाई? तो आप मुझे बताओ सर वर्डिंग क्या यूज हुई बेटा, इफ यू आर एंगेज्ड इन फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल तो आपको आईटीसी मिलता है, क्लियर? तो सर नो डाउट वो जो डेमो व्हीकल परचेज किया है वो आप नहीं बेच रहे हो अभी, पर वो डेमो व्हीकल आपने खरीदा है सो दैट उसके जैसे जो व्हीकल आपके पास पड़े हैं वो सब सेल हो पाए बेटा, क्लियर? क्या लॉ के अंदर वर्ड यूज आया क्या कि फर्दर सप्लाई ऑफ सेड मोटर व्हीकल? नहीं, फर्दर सप्लाई ऑफ सेड मोटर व्हीकल वर्ड का अगर काम आता तो डेमो व्हीकल आपने क्या खरीदा जो है वो क्या वही बेच रहे हो क्या? नहीं, तो क्रेडिट नहीं मिलता। क्या वर्ड क्या काम है, आपने मोटर व्हीकल परचेज किया है फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल्स, कि यार आज मान लो आपने सर मारुति की कोई कार ले लो आप, सर बलिनो कार आपने परचेज की, आपने सर शोरूम वाला मैं हूं मान लो, सर मैंने बलिनो कार बेचना है, मैंने बलिनो कार का एक डेमो व्हीकल रखा हुआ है, मैंने डेमो व्हीकल क्यों रखा है? सो दैट आई कैन सेल सच व्हीकल्स, एंड सर फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल के लेकर मैंने परचेज किया है, तो सर सिमिलर टाइप ऑफ व्हीकल्स को मैं प्रमोट कर पाऊं, फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल में कर पाऊं, इसलिए वो डेमो व्हीकल मैंने परचेज किया है। एंड यस, इसलिए यहाँ पे डिपार्टमेंट ने सर्कुलर देके बोल दिया क्या कि डेमो व्हीकल जो आपने परचेज किया, जो शोरूम वाले ने परचेज किया, आपने मतलब शोरूम वालों ने जो डेमो व्हीकल परचेज किया इज नॉट ब्लॉक्ड अंडर सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज नंबर ए, रीजन बीइंग कि वो फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल में काम आ रहा है, इसलिए आईटीसी मिलेगा, और आईटीसी ब्लॉक नहीं होगा इस केस में, क्लियर? डन। हाँ सर सुनना बात ध्यान से, अब डेमो व्हीकल जो परचेज किया था उसको बाद में जब बेचेंगे, भाई डेमो व्हीकल 2 साल चला लिया, अब मॉडल चेंज हो गया, अब कार कंपनी शोरूम वाला क्या करता है, दूसरा व्हीकल लेगा, अब ये जो व्हीकल है उसको बेचता है, तो सर जब उस डेमो व्हीकल को बेचेंगे, तब सेक्शन नंबर 18 सबसेक्शन 6, याद करो बेटा, अगर आपने कोई कैपिटल गुड्स परचेज किया और कैपिटल गुड्स परचेज करके बाद में आप उसको बेचते हो, तो सर याद है 5% पर क्वार्टर या पार्ट ऑफ द क्वार्टर आईटीसी लेस करेंगे, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ आईटीसी या एक्चुअल टैक्स पेबल ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू व्हिचएवर इज हायर, उतना टैक्स पे कर देना बच्चों, जब व्हीकल को आप बाद में बेचोगे तब बेटा, हाँ है ना भाई? चलिए एक बात तो ये बेटा। सेकंड बात, अब अगर क्या होता है कई बार, अब कार का डीलर है बेटा, उसने डेमो व्हीकल परचेज नहीं किया, उसने व्हीकल परचेज किया, क्यों? अपने एम्प्लॉइज के लिए, अपने मैनेजमेंट के लिए, अपनी कंपनी के डायरेक्टर के लिए, ट्रैवलिंग के लिए बेटा। अब आप मुझे बताओ सर क्या फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल में काम आ रहा है? नहीं, वो कोई डेमो व्हीकल नहीं है, वो तो अपने ऑफिस में अपने एम्प्लॉइज के लिए काम आ रहा है, अपने डायरेक्टर के लिए काम आ रहा है, मैनेजमेंट के लिए काम आ रहा है, सर तो ऐसे केस में इट इज कवर्ड इन ब्लॉक क्रेडिट। अब मैं कार का शोरूम वाला हूं, मैं फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल के लिए वो व्हीकल परचेज नहीं किया, अपने ऑफिस स्टाफ के ट्रेवलिंग के लिए परचेज किया, तो क्रेडिट नहीं मिलेगा, वो ब्लॉक क्रेडिट में कवर होगा, क्लियर? थर्ड केस, सर कई बार क्या होता है मेरा कार का शोरूम नहीं है, सर आई एम नॉट ऑथराइज डीलर ऑफ द कार, मैं कार बेच नहीं रहा हूं, पर मैं कार का एजेंट हूं बेटा, मैं कमीशन एजेंट हूं, मैं कस्टमर्स को कार दिखाता हूं, मार्केटिंग करता हूं और फिर कार बिकवाता हूं। अब सर क्या होता है बेटा, ऐसा अगर अरेंजमेंट है तो मैंने कोई डेमो व्हीकल अगर परचेज भी किया है तो अब मैं खुद कार का डीलर नहीं हूं, डीलर होता तो मैं कार बेचता, मैं केवल एक कमीशन एजेंट हूं, यहां पे डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर या डिस्ट्रीब्यूटर जो भी है वो बिलिंग कर रहा है किसको? डायरेक्ट कस्टमर को, क्लियर? मैं केवल कौन हूं बेटा, एक एजेंट हूं, मैं मार्केटिंग सर्विस दे रहा हूं बेटा, क्लियर? मैं फैसिलिटी दे रहा हूं कि व्हीकल टेस्ट ड्राइव आप ले लो साहब। अब मैंने डेमो व्हीकल परचेज किया है, नो डाउट डेमो व्हीकल है, वो अपने एम्प्लॉय के लिए नहीं परचेज किया है, लोगों को दिखाऊंगा, चलाऊंगा, गाड़ी को चलवाऊंगा, उनसे टेस्ट ड्राइव दिलवाऊंगा और फिर बाद में उनको मजा आएगा तो कार बेच दूंगा। अब क्वेश्चन आता है क्या सर ऐसे केस में, सर मैंने डेमो व्हीकल जो परचेज किया क्या मेरे को आईटीसी मिलेगा? तो सर आप वापस सुनिए, मोटर व्हीकल हैविंग अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी अप टू 13% इंक्लूडिंग ड्राइवर, क्रेडिट का मिलता है व्हेन दोज आर बीइंग यूज्ड, व्हेन दोज आर बीइंग परचेज्ड फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल्स। क्या वो फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल में कर रहा हूं? नहीं, मोटर व्हीकल तो सप्लाई में कर ही रहा हूं, मोटर व्हीकल सप्लाई कौन कर रहा है? डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर।
that manufacturer or distributor is billing the car directly to the customer. I am not engaged in further supply of such motor vehicle. I am just an agent. मैं केवल अपना कमीशन का बिल लिखता हूं किसको, मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर जो भी मेरे को कमीशन दे रहा है बेटा. क्लियर. तो सिंस आई एम नॉट एंगेज इन फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल, इसलिए सर मेरे को, मैं अगर केवल एक एजेंट हूं, अब मैंने अगर डेमो व्हीकल परचेज भी किया है तो ये डेमो व्हीकल कैन नॉट बी सेड टू बी यूज्ड बाय द डीलर फॉर मेकिंग फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल. इसलिए सर आईटीसी नहीं मिलेगा एंड सर वो ब्लॉक क्रेडिट में कवर हो जाएगा बच्चों. क्लियर. यही अगर मैं डीलर होता और मैं अगर खुद अपना नाम का बिल इशू कर रहा होता कस्टमर को, सर तो आई एम द डीलर, आई हैव परचेज द डेमो व्हीकल फॉर फर्दर सप्लाई टू कस्टमर्स, और मैंने अगर फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल के लिए मोटर व्हीकल परचेज किया तो क्रेडिट मेरे को मिल जाता. पर मैं फर्दर सप्लाई कर नहीं रहा हूं, मैं तो केवल मार्केटिंग सर्विस दे रहा हूं बेटा. एक एजेंट हूं, कमीशन एजेंट हूं. आई एम जस्ट चार्जिंग कमीशन फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर या डिस्ट्रीब्यूटर, एंड मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर इज इशूइंग द बिल डायरेक्टली टू द कस्टमर. आई एम नॉट एंगेज इन फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल. तो मेरे को ऐसे केस में डेमो व्हीकल का क्रेडिट नहीं मिलेगा. क्लियर माहौल. सरकार एक और बात, सर अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, अगर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको क्या कर दिया, मोटर व्हीकल को कैपिटलाइज किया है. देखो ये तो सिंपल पॉइंट है. सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 3 ने बोला हुआ है क्या, अगर आपने कोई भी कैपिटल गुड्स परचेज किया और उसके जीएसटी वाले पोर्शन को कैपिटलाइज कर दिया और जीएसटी वाले पोर्शन का आपने डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया, दिमाग खराब होगा नहीं बेटा, क्रेडिट मिलेगा नहीं बेटा. वो तो कोई भी कैपिटल गुड्स होना यार. तो सेम इज द केस विद द डेमो व्हीकल आल्सो. अगर किसी डीलर ने या किसी भी पर्सन ने डेमो व्हीकल पे जो जीएसटी कंपोनेंट है वो जीएसटी कंपोनेंट का डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया है, सर देयर इज नो पॉइंट ऑफ एनी आईटीसी. ऐसे केस में कोई क्रेडिट तो मिलता नहीं. हाँ, आप कार मान लो 10 लाख की थी, उस पे मान लो 2 लाख रुपये वॉज दी जीएसटी, आपने केवल 10 लाख को डेप्रिसिएशन 10 लाख को कैपिटलाइज किया, 10 लाख पे ही डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हो, 2 लाख पे कोई डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर रहे हो. और ऐसे केस में अगर आप डीलर हो मोटर व्हीकल के लिए, फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल के लिए अगर आपने मोटर व्हीकल परचेज किया तो 2 लाख का क्रेडिट लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है. क्लियर. डन. और हाँ, कोई भी पर्सन कोई भी एसेट को बाद में अगर बेचता है, बिजनेस के एसेट को अगर आपने बाद में बेचा है, क्लियर, तो ऐसे केस में सेक्शन नंबर 18 सबसेक्शन 6 लगता है, जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं बेटा. क्लियर. और उसके अकॉर्डिंग जब डेमो व्हीकल को बेचेगा तब टैक्स पे कर देगा बेटा. क्लियर. डन. आई होप मजा आया बेटा. अब हो सकता है ना यार, एग्जामिनेशन क्या करेगा, एक केस स्टडी बना के दे देगा नवनीत मोटर्स के नाम पर, या कोई भी XYZ मोटर्स का नाम का कोई क्वेश्चन बना दिया बेटा, और उसमें एक प्रैक्टिकल केस बना के 3-4 केस पूछ ली, और सर पूरा 5 मार्क का क्वेश्चन एक साथ दे दिया. हो सकता है. तो मुझे ये सर्कुलर्स बहुत अच्छे लगते हैं बेटा, एंड आई होप द वे वी आर अप्रोचिंग दिस सर्कुलर्स मजा आ रहा होगा आपको भी बेटा. ओके. चीजों को याद नहीं करना है, चीजों को सॉल्व करना है. सर्कुलर्स याद करने लग गए, हर सर्कुलर को सॉल्व करो, मैं करूं याद ही नहीं करना पड़ेगा. आओ बच्चों अगला. सर डक्ट्स एंड मैनहोल्स, सर ऑप्टिकल फाइबर केबल्स. सर मैं आपको एक फोटो बताता हूं बेटा, इसमें देखो ध्यान से, अपने आप समझ में आएगा. कुल मिलाकर क्वेश्चन क्या है कि डक्ट्स एंड मैनहोल्स यूज्ड इन नेटवर्क ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल्स फॉर प्रोवाइडिंग टेलीकॉम सर्विसेज, बताओ आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा. दिस इज द सिंपल क्वेश्चन. मैं आपके लिए एक फोटो ओपन करता हूं. ये देखिए बच्चों आप, सर ये ऑप्टिकल फाइबर केबल, ये इसकी डक्ट्स. क्लियर. ये देखो आप, ये आपको डक्ट्स दिख रही होगी इसकी, जिसके अंदर वायर्स जाते हैं, केबल्स जाती है बेटा, सो दैट टेलीकॉम सिग्नल्स कैन बी प्रोवाइडेड. वरना क्या होगा, डायरेक्ट अगर केबल्स को जमीन में डाल दे तो सर वो केबल कट जाएगी, खराब हो जाएगी ना यार बेटा. तो डक्ट्स, मैनहोल्स विच आर यूज्ड टू कवर दी यू नो ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क केबल वगैरह. तो सर क्वेश्चन आया क्या, ये डक्ट्स एंड मैनहोल्स जो काम आते हैं बेटा कवरिंग के लिए बेटा, इसके लिए किसके कवरिंग के लिए बेटा, इन द नेटवर्क ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल. बताओ टेलीकॉम सिग्नल, टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए जो ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के को बिछाने के लिए सर जो डक्ट्स और मैनहोल्स काम आते हैं, सर क्या उसको इम्यूल प्रॉपर्टी कहेंगे क्या, और उसका आईटीसी नहीं मिलेगा? तो यहां पे सर्कुलर ने क्लेरिफाई करके बोला कि नहीं नहीं नहीं, दीज आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी. तो प्लांट और मशीनरी की जो डेफिनेशन दे रखी है उसमें फिट होता है, क्योंकि दिस डक्ट्स एंड मैनहोल्स आर यूज्ड, क्लियर, आर यूज्ड फॉर देयर अपकीप एंड मेंटेनेंस आल्सो बेटा, है ना. सर ये केवल और केवल लेइंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल के लिए काम नहीं आती है, पर सर उनकी मेंटेनेंस के लिए, लेइंग के लिए एंड उसको प्रॉपर्ली अपकीप रख पाए, उसके लिए ये सारे डक्ट्स एंड मैनहोल्स काम आते हैं. सो डेफिनेटली दीज आर कवर्ड इन द स्कोप ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी. दीज आर नॉट इम्यूल प्रॉपर्टी. क्लियर. ना ये टेलीकॉम टावर है, ना ये पाइपलाइन लेड आउटसाइड द फैक्ट्री प्रीमाइसेस है ना भाई. क्लियर. तो यहाँ गवर्नमेंट ने साफ साफ बोल दिया, ना तो ये लैंड, बिल्डिंग और सिविल स्ट्रक्चर है,
नहीं है टेलीकॉम टावर से, नहीं है पाइपलाइन लेड आउटसाइड द फैक्ट्री प्रीमाइसेस है. सो डक्ट्स एंड मैनहोल्स यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क्स आर part and parcel of the plant and machinery which is installed for the purpose of providing telecom services. Therefore it will not be covered under the block credit. And yes, इसका ITC मिलेगा क्योंकि used in the business service है बेटा, used in supply of business services. क्लियर? इसलिए क्रेडिट विल बी अलाउड. नहीं ये लैंड और बिल्डिंग है, नहीं ये टेलीकॉम टावर्स है, नहीं ये पाइपलाइन लेड आउटसाइड द फैक्ट्री प्रीमाइसेस है. दीज आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ plant and machinery which is installed for the purpose of providing telecom services. And yes, ITC will be allowed. Clear? Done. आइए बच्चों, सर फिर आता है क्या, entitlement of ITC by insurance companies on the expenses incurred for repairs of the motor vehicles in case of reimbursement mode of insurance claim settlement. बेटा मैं तुम्हें समझाता हूं बच्चों. सर हमने पढ़ा हुआ है क्या, सर मोटर व्हीकल्स सर्विसिंग रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ द मोटर व्हीकल्स का क्रेडिट उन्हीं को मिलेगा जिनके मोटर व्हीकल का आईटीसी जिनको मिलता है. तो सर जिनको मोटर व्हीकल का क्रेडिट मिलता है उनको उन मोटर व्हीकल्स का सर्विसिंग रिपेयर मेंटेनेंस का क्रेडिट भी मिलता है. पर उसका एक एक्सेप्शन है क्या, इंश्योरेंस कंपनी. हमने पढ़ा हुआ बेटा सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 5 कि अगर और मैंने लॉजिक भी दिया था बेटा, इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती है, इंश्योरेंस करती है बेटा. अब उनका बिजनेस का मेन खर्चा क्या है, इंश्योरेंस क्लेम्स. इंश्योरेंस क्लेम क्या होता है, सर्विसिंग रिपेयर मेंटेनेंस के बिल. अब सर्विसिंग रिपेयर मेंटेनेंस का बिल आ रहा है किसके पास, इंश्योरेंस कंपनी के पास में. तो बताओ उसका आईटीसी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, इसलिए क्रेडिट मिलता है बेटा वहां पे. बेसिक खर्चा ही उनका यही है बेटा. सो ब्लॉक क्रेडिट में इसको एक्सेप्शन बना रखा है और क्रेडिट मिलता है बेटा. अब सवाल क्या आता है बेटा, मान लो सर कोई इंश्योरेंस कंपनी बेटा, सरकार मंगल जनरल इंश्योरेंस कंपनी, सर मंगल जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया बेटा, कुछ मोटर व्हीकल्स का इंश्योरेंस किया बच्चों. क्लियर? अब सर इंश्योरेंस क्लेम आया बेटा. अब क्या होता है, आपने भी देखा होगा, आपने अगर मोटर व्हीकल का इंश्योरेंस करा रखा है तो सर उसमें दो तरह के इंश्योरेंस होते हैं. यहां पे क्या होता है, एक तो आप सर जैसे ऑथराइज सर्विस सेंटर पे गए, इंश्योरेंस क्लेम लिया. अब इंश्योरेंस कंपनी का टाइप है उस ऑथराइज सर्विस सेंटर से, तो ऑथराइज सर्विस सेंटर क्या करता है बेटा, डायरेक्ट बिल लिखता है किसको, इंश्योरेंस कंपनी को, और इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्ट पेमेंट करती है किसको, उस ऑथराइज सर्विस सेंटर को. और ऐसे केस में जो कस्टमर है उसको केवल अपना फाइल चार्ज देना पड़ता है, कोई चार्जेस उसको पे करने की जरूरत नहीं, कोई रिपेयरिंग का बिल उसके नाम पे नहीं आता है और कोई पेमेंट उसको नहीं करना है. वो डायरेक्ट गाड़ी ले जाएगा बेटा, गाड़ी सही हुई ले जाएगा बेटा. वहां पे क्या होता है बेटा, डायरेक्ट जो ऑथराइज सर्विस सेंटर है, मैं यहां लिखता हूं ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, इनवॉइस डायरेक्ट किसको लिख रही बेटा, मंगल, या चलो छोड़ना डायरेक्ट लिख दो इंश्योरेंस कंपनी बेटा. क्लियर? और इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्ट पेमेंट किसको कर रही है, ऑथराइज सर्विस सेंटर को कर रही है. और जैसे ही पेमेंट मिलता है इनको, सर आपकी कार सर्विसिंग हो गई और आप कार लेके जाओ, कस्टमर को कोई पे करने की जरूरत नहीं होती बेटा. अब ऐसे केस में इंश्योरेंस कंपनी को जो बिल आया ऑथराइज सर्विस सेंटर से, उस पर जीएसटी लग के आया होगा बेटा, उस जीएसटी का आईटीसी इनको मिलता है. कोई डाउट इस पे हमको नहीं है. सेकंड केस बेटा, सेकंड केस में क्या होता है, मान लो कोई ऑथराइज सर्विस सेंटर है या जिसको गैरेज बोल दो आप, वो इंश्योरेंस कंपनी से उसका टाइप नहीं है, उसको बोलते हैं क्या, नॉन नेटवर्क गैरेज. एक तो होता है नेटवर्क गैरेज, नेटवर्क गैरेज हो गया ये वाला एग्जांपल. क्लियर? नेटवर्क गैरेज क्या करता है, डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी को बिल लिखता है और इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्ट पेमेंट करती है इसको, नेटवर्क गैरेज को, ऑथराइज सर्विस सेंटर को. और सर कस्टमर को कोई पेमेंट नहीं करना पड़ता है. पर कई बार क्या होता है, ऑथराइज सर्विस सेंटर का टाइप नहीं होता है इंश्योरेंस कंपनी से, पर इंश्योरेंस कंपनी ने आपकी कार का इंश्योरेंस कर रखा है, तो खर्चा तो वो पे करेगी बेटा. तो ऐसे केस में क्या होता है, वो ऑथराइज सर्विस सेंटर आपका कार तब तक रिलीज नहीं करेगा तब तक आप पेमेंट नहीं करोगे उसको. अब सर आप नॉन नेटवर्क गैरेज के पास गए, आपने सर उसको बताया कि मेरा कार इंश्योरेंस कवर है. अब इंश्योरेंस कंपनी का सर्वेयर आएगा उस नॉन नेटवर्क गैरेज में, वो इंश्योरेंस का सर्वे करेगा, देखेगा कि यस एवरीथिंग इज कवर्ड इन इंश्योरेंस. क्लियर? वो बोलेगा यस आपको इंश्योरेंस क्लेम मिल जाएगा. पर वो गैरेज वाला बोलता है क्या, ये इंश्योरेंस कंपनी पे हमको भरोसा नहीं है, हमारा इनसे कोई टाइप नहीं है साहब, हमको पेमेंट पहले कस्टमर करेगा. और कस्टमर को इंश्योरेंस कंपनी बोलती है क्या, तुम उसको पेमेंट कर देना, मैं तुमको रीइंबर्समेंट कर दूंगी. पर हाँ उस गैरेज वाले को बोल दिया क्या, इसका जो बिल है, जितना अमाउंट हमने अप्रूव किया है वो बिल हमारे नाम पे लिखना.
मतलब नॉन नेटवर्क गैरेज क्या करता है बेटा, इनवॉइस तो रेज करता है किसके नाम पर, इंश्योरेंस कंपनी के नाम पर, और पेमेंट कौन करता है उसको बेटा, कस्टमर जिसकी कार है वो पहले पेमेंट करता है, और कस्टमर फिर इस इंश्योरेंस कंपनी से क्या लेता है बेटा, रीइंबर्समेंट लेता है। आई होप ट्रांजेक्शन क्लियर हो गया बेटा आपको, क्लियर। अब सर आप मुझे बताओ अल्टीमेटली बिल किसके नाम पे बना है, इंश्योरेंस कंपनी के नाम पे बना है बेटा। तो यहां पर सर्कुलर ने क्लेरिफाई भी यही किया कि कोई बात नहीं अगर रीइंबर्समेंट मोड ऑफ इंश्योरेंस क्लेम है तो भी सिंस इनवॉइस इज रेज्ड इन द नेम ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, तो जितना इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव किया है इंश्योरेंस कंपनी ने उतने अमाउंट पर जो जीएसटी लगाया है उतना जीएसटी का क्रेडिट इंश्योरेंस कंपनी को मिलेगा, भले वो रीइंबर्समेंट मोड ऑफ पेमेंट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली सर नॉन नेटवर्क गैरेज ने भी सर्विस किसको दी है, इंश्योरेंस कंपनी को दी है माना जाएगा, भले ही पेमेंट पहले कस्टमर ने किया और कस्टमर का पेमेंट का रीइंबर्समेंट कर दिया इंश्योरेंस कंपनी ने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर डायरेक्ट नेटवर्क गैरेज होता तो नेटवर्क गैरेज ने तो बिल भी इसको लिखा होता और पेमेंट भी डायरेक्ट इसने इसको किया होता, वहां तो क्रेडिट मिलता ही मिलता है, कोई डाउट नहीं बेटा। नॉन नेटवर्क गैरेज भी अगर है और सर रीइंबर्समेंट मोड ऑफ इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट हो रहा है तो भी ऐसे केस में सिंस इनवॉइस इज इशूड इन द नेम ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी, अब इंश्योरेंस कंपनी रीइंबर्समेंट दे रही है किसको, कस्टमर को, और कस्टमर पेमेंट कर रहा है पहले कस्टमर पेमेंट कर देता है किसको, शोरूम सर्विस सेंटर वाले को, सो दैट उसकी कार रिपेयरिंग होते ही उसको मिल जाए। अब फिर इंश्योरेंस क्लेम में जितना अमाउंट कवर था वो अमाउंट का रीइंबर्समेंट मिलता है इंश्योरेंस कंपनी से किसको, कस्टमर को। तो ऐसे केस में भी वो बिल जो था सिंस किसके नाम पे था, इंश्योरेंस कंपनी के नाम पे था जो सर्विस सेंटर ने लिखा था, इसलिए क्रेडिट विल बी अलाउड टू दी इंश्योरेंस कंपनी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ सर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ पे इसका लीगल बैकग्राउंड क्या दिया, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द टर्म रेसिपिएंट। रेसिपिएंट का मीनिंग क्या होता है सर, रेसिपिएंट का मतलब होता है आपने जिसको सप्लाई दिया है, द पर्सन हु इज लायबल टू पे द कंसिडरेशन, अल्टीमेटली हु इज लायबल टू पे द कंसिडरेशन, क्लियर, इंश्योरेंस कंपनी इज लायबल टू पे द कंसिडरेशन। जो इंश्योरेंस कंपनी पे तो करी पर कस्टमर को कर रही है और कस्टमर पे कर रहा है ऑथराइज सर्विस सेंटर को, पर अल्टीमेटली हु इज लायबल बेटा, हु इज लायबल टू पे द चार्जेस फॉर सर्विसेज ऑफ द व्हीकल रिपेयर, क्लियर, प्रोवाइड बाय द गैरेज। सर इंश्योरेंस कंपनी इज लायबल, इसलिए वो रेसिपिएंट के स्कोप में कवर होता है और रेसिपिएंट को क्रेडिट मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इंश्योरेंस में बिल में भी नाम किसका लिखा है, इंश्योरेंस कंपनी का लिखा है, इसलिए क्रेडिट विल बी अलाउड, क्लियर। अकॉर्डिंगली इट इज क्लैरिफाइड दैट ITC is available to the insurance company in respect of motor vehicles repaired incurred by them in case of reimbursement mode of claim settlement also बेटा, क्लियर। चलिए एक बात और, अब कई बार क्या होता है बेटा, ये वाला जैसे एक्सपेंसेस था ₹1,00,000, टोटल रिपेयरिंग एक्सपेंसेस 1 लाख, इसमें से अप्रूव्ड क्लेम था केवल 80,000 रुपए का बेटा, क्लियर। अब सर सुनना मेरी बात ध्यान से, अब इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट कितना करेगी, 80,000, जो कार का मालिक है वो गैरेज को कितना पे करेगा, 1 लाख, रीइंबर्समेंट कितना मिला है, 80,000 का मिला है बेटा। तो यहां पर सिंस इंश्योरेंस कंपनी इज जस्ट पेइंग ₹80,000 टू दी इधर डायरेक्टली टू दी नेटवर्क गैरेज और टू दी कस्टमर जिसकी कार का इंश्योरेंस था बेटा, तो ऐसे केस में 80,000 पे जो जीएसटी लगेगा उसी का आईटीसी मिलेगा। अब 1 लाख पे जो जीएसटी लगा है वो पूरे का आईटीसी नहीं मिलेगा, जितना अप्रूव्ड क्लेम कॉस्ट है उतना ही तो एक्सपेंस बोन कर रहा है इंश्योरेंस कंपनी, तो उतने ही अमाउंट पर जो जीएसटी लगा है उसका क्रेडिट मिलेगा बेटा, क्लियर। यहाँ पूछा है क्या, व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ आईटीसी अवेलेबल टू द इंश्योरर इन सच केस, तो यहाँ क्लियरली बोल दिया क्या, ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ reimbursement of the approved claim cost to the insured and not the full invoice value बेटा, क्लियर, डन। एक लास्ट इश्यू था कि अगर मान लो जो ऑथराइज सर्विस सेंटर था या नॉन नेटवर्क गैरेज जो था उसने बिल पे नाम कस्टमर का लिख दिया, इंश्योरेंस कंपनी का नाम बिल पे है ही नहीं। अब सर जब बिल पे नाम ही इंश्योरेंस कंपनी का नहीं होगा तो हाउ कैन द इंश्योरेंस कंपनी क्लेम द क्रेडिट, भले उसने रीइंबर्समेंट दिया हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर क्रेडिट ऑफ आईटीसी नहीं मिल पाएगा अगर वेयर द इनवॉइस फॉर द रिपेयर ऑफ द व्हीकल इज नॉट इन द नेम ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। तो हमने पढ़ा हुआ है सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 2 क्लोज नंबर ए और डबल ए। 16(2)(a) क्या बोलता है साहब, रेसिपिएंट मस्ट बी इन द पोजीशन ऑफ द टैक्स इनवॉइस, और टैक्स इनवॉइस में नाम होना चाहिए बेटा उसका। और क्लोज नंबर डबल ए क्या बोलता है, सप्लायर ने अपना जीएसटी 1 फाइल किया होना चाहिए, हमारे जीएसटी 2 भी में वो क्रेडिट रिफ्लेक्ट होनी चाहिए बेटा। सर जब बिल पे नाम ही अपना नहीं होगा तो जो गैरेज है जिसने अपना जीएसटी 1 फाइल किया होगा उसने जब उसमें जीएसटी नंबर लिखा होगा तो कस्टमर का लिखा होगा, हमारा तो लिखा ही नहीं ना यार। इंश्योरेंस कंपनी का जब नाम ही नहीं लिखा है, इंश्योरेंस कंपनी का कि 2B में क्रेडिट आ ही नहीं रहा है, बिल पे नाम ही नहीं है, तो क्रेडिट की बात तो आती नहीं है, क्रेडिट विल नॉट बी अलाउड बेटा, क्लियर, डन। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, इंश्योरेंस कंपनी को सर अगर उसने डायरेक्ट नेटवर्क गैरेज से
इंश्योरेंस क्लेम लिया होता और डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी ने पेमेंट किया होता किसको, नेटवर्क गैरेज को, तो भी क्रेडिट मिलता। नॉन नेटवर्क गैरेज अगर है जिसने बिल तो लिखा है इंश्योरेंस कंपनी के नाम पर पेमेंट पे ले लिया है कस्टमर से जिसने कार का इंश्योरेंस कराया था, और कस्टमर को रीइंबर्समेंट दे रहा है कौन, इंश्योरेंस कंपनी, तो भी क्रेडिट विल बी अलाउड टू दी इंश्योरेंस कंपनी रिगार्डिंग रिपेयरिंग एक्सपेंस पे जो जीएसटी लगा उसका। सेकंड, अगर मान लो बिल अमाउंट ज्यादा है पर रीइंबर्समेंट जो मिला है वो अप्रूव्ड क्लेम कम है, तो जितना अमाउंट का क्लेम मिला है उतना ही अमाउंट का खर्चा क्लेम होना एक तरह से रेसिपेंट जो इंश्योरेंस कंपनी उसके लिए, उतने ही अमाउंट का प्रोपोर्शनल क्रेडिट मिलेगा किसको, इंश्योरेंस कंपनी को। इस केस में या तो दो बिल लिखेगा, ऑथराइज सर्विस सेंटर 80,000 का बिल लिखेगा इन द नेम ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी, 20,000 का बिल लिखेगा इन द नेम ऑफ कस्टमर, तो 80,000 प्लस जीएसटी जो है उसी का क्रेडिट मिलेगा किसको, इंश्योरेंस कंपनी को। बेटा अगर कंबाइंड बिल है तो प्रोपोर्शनेट क्रेडिट मिलेगा 80,000 का इंश्योरेंस कंपनी को बेटा। और हाँ, अगर बिल पे नाम ही इंश्योरेंस कंपनी का नहीं है तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ एनी आईटीसी एट ऑल टू द इंश्योरेंस कंपनी बेटा। अदरवाइज रिपेयरिंग एक्सपेंस का क्रेडिट मिल जाता है इंश्योरेंस कंपनी को, भले नेटवर्क गैरेज हो या नॉन नेटवर्क गैरेज हो, अगर बिल इसके नाम पे है तो रिगार्डिंग अप्रूव्ड क्लेम कॉस्ट। क्लियर, डन। आओ मालिक सरकार, नेक्स्ट पॉइंट क्लेरिफिकेशन। ध्यान देना बेटा, इन केस लॉज को, इन सर्कुलर्स को याद नहीं करना, इसको जस्ट रीड एज अ केस लॉ। ये केस है, हमको लॉ अप्लाई करना है और आंसर लाना है बेटा, सोल्व करिए केसेस को। आइए बच्चों, क्लेरिफिकेशन ऑन टैक्सेबिलिटी ऑफ साल्वेज और रैक वैल्यू earmarked in the claim assessment of the damage caused to the motor vehicle। सर अगर मान लो कोई मोटर व्हीकल है जिसको डैमेज हो गई बेटा, क्लियर। अब साहब क्या हो रहा है, इंश्योरेंस में कवर था बेटा। मान लो कोई कार है जिसका एक्सीडेंट हो गया, बिल्कुल खत्म हो गई बेटा कार। अब कार की वैल्यू थी कितनी, 10 लाख। क्लियर, कार की वैल्यू थी कितनी, 10 लाख। अब सर पूरी कार ही खत्म हो गई सर, एक एग्जांपल लेते बेटा। अब इसमें क्या होता है, कार जब खत्म हो गई तो पूरा का पूरा कार इंश्योरेंस में कवर था, तो पूरा 10 लाख रुपए मिलेगा किसको, इंश्योर्ड पर्सन को बेटा। अब सर इसमें क्या होता है, कार की कुछ साल्वेज वैल्यू बच गई, होता ना सर साल्वेज वैल्यू, सर या रैकेज वैल्यू बेटा, कि यार इसमें जो भंगार है, वेस्टर्न स्क्रैप है, साल्वेज है, वो 1 लाख में सेल हो जाएगा। तो सर अब क्वेश्चन क्या आता है, दो केस बनेंगे, दोनों यहां दे रखे हैं, छोटा सा पॉइंट है। अब इंश्योरेंस कंपनी क्या कर रही है, क्या आपको 9 लाख रुपए दे रही है, बोल रही है क्या ये 1 लाख का भंगार बच गया, ये बेच देना आप आपके एंड पर, इसकी वैल्यू सिंस 1 लाख बची, हम आपको रिमेनिंग 9 लाख दे रहे हैं बेटा। अब अगर ऐसा किया है तो अब वो जो भंगार बच गया, वो वेस्ट बच गया है, वो जो स्क्रैप बच गया है, वो जो साल्वेज या रैकेज बच गया है, वो किसका किसका है वो बेटा, तो ओनर का ही हुआ ना यार, इंश्योरेंस कंपनी ने तो उसके पैसे दिए नहीं हमको बेटा। तो ऐसे केस में सर वो 1 लाख इंश्योरेंस कंपनी ने हमको नहीं दिया, मतलब वो जो रैकेज है, वो जो साल्वेज है, वो जो वेस्ट और स्क्रैप है, उसका ऑनर कौन है, वो कार का मालिक खुद है बेटा। कार हो या कोई मशीन हो बेटा, एग्जांपल मैंने कार का लिया है। तो ऐसे केस में इंश्योरेंस कंपनी इज नॉट लायबल टू पे एनी जीएसटी ऑन द सेल वैल्यू ऑफ दैट साल्वेज और रैकेज। पर मान लो इंश्योरेंस कंपनी ने पूरा का पूरा 10 लाख आपको इंश्योरेंस क्लेम दे दिया और उसने कुछ भी डिडक्शन नहीं किया रिगार्डिंग द वैल्यू ऑफ साल्वेज और रैकेज, है ना भाई। तो ऐसे केस में क्या हुआ, वो कार कंप्लीट डैमेज हो गई बेटा। क्लियर, अब उसका कचरा जो स्क्रैप था वो भी इंश्योरेंस कंपनी का हो गया ना यार, एक तरह से क्या हो गया, 10 लाख की कार, आप आपको 10 लाख ले जाओ, खत्म काम। अब जो स्क्रैप बचा, जो साल्वेज बचा, जो डिडक्टिबल्स बचे, वो सब इंश्योरेंस कंपनी के बेटा। अब ऐसे केस में जब इंश्योरेंस कंपनी वो 1 लाख में, सर वो जो साल्वेज वगैरह जो है उस पर जीएसटी कौन पे करेगा, इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी बिकेम द ओनर ऑफ दैट वेस्टेज और साल्वेज। But now, if the insurance company do not deduct the value of the salvage or wreckage of the motor vehicle and pay the full amount of the insurance claim, the salvage becomes the property of the insurance company and the insurance company will be obligated to discharge GST on supply of salvage to the salvage buyer। तो जब वो salvage को बेचेंगे, क्लियर, salvage का मालिक कौन है, इंश्योरेंस कंपनी है। अब इंश्योरेंस कंपनी अगर कोई गुड्स बेच रही है तो उस पर जीएसटी लगेगा ना बेटा यार, क्लियर। पर अगर इंश्योरेंस कंपनी ने आपको 9 लाख रुपए दिए होते, केवल 1 लाख रुपए का मालिक कौन, अब वो स्क्रैप का मालिक कौन, वो जो कार ओनर था वही है ना बेटा यार। वो जब बेचेगा तो वो जीएसटी पे करेगा, या उस पर जीएसटी लगता ना लगता बात की बात है बेटा, क्लियर सर। पर इंश्योरेंस कंपनी इज नॉट लायबल टू पे जीएसटी ऑन दैट 1 लाख। ओके बेटा, क्लियर, डन, भारत माता की जय। आइए बच्चों, एक और सेम पॉइंट, एक और इंश्योरेंस कंपनी के लिए सर्कुलर दिया है। तो मैंने क्या किया, जैसे इंश्योरेंस कंपनी के रिलेटेड जितने भी सर्कुलर थे सब एक साथ मैंने मर्ज कर दिए और एक साथ पढ़ा रहा हूं, सो दैट मोमेंटम बना हुआ, आपका फ्लो बना हुआ है। पढ़िए, क्लेरिफिकेशन ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ रिवर्सल ऑफ आईटीसी इन रेस्पेक्ट ऑफ पोर्शन ऑफ प्रीमियम फॉर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज व्हिच इज नॉट इंक्लूडेबल इन द टैक्सेबल वैल्यू। मैं तुम्हें समझाता हूं बेटा, ये रूल नंबर 42 43 के लिए बेटा। ओके, एक मिनट,
पहले रूल नंबर 32, सब रूल नंबर 4 मैं तुम्हें समझाता हूं बच्चों। मान लो कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है बेटा, जिसका ग्रॉस अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज ₹1 लाख। और याद है ये इंश्योरेंस पॉलिसी कौन सी है? इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट स्कीम, इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट स्कीम, इंश्योरेंस कम सेविंग स्कीम। ये 1 लाख के अंदर आपका लाइफ इंश्योरेंस भी है, रिस्क कवर भी हुआ और कुछ अमाउंट इन्वेस्ट भी हो रहा है जो आफ्टर सर्टेन टाइम आपको वापस से मिलेगा। ना बेटा यूनिट लिंक प्लान। तो सर ऐसे केस में हमने वैल्यूएशन रूल पढ़ा हुआ बेटा क्या, कि अगर ऐसा कोई पॉलिसी है तो ऐसे केस में फर्स्ट ईयर में 25% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई, एंड सेकंड एंड सब्सिक्वेंट ईयर में 12.5% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई। याद आया बेटा आपको? तो सपोज फर्स्ट ईयर है 25,000 इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई, या फिर आपको पता है सिंगल प्रीमियम एन्युटी पॉलिसी होती है, इसमें 10% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट ऑफ प्रीमियम चार्ज इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई बेटा। तो कुल मिला के 1 लाख रुपए जो है, दिस इज नॉट प्योर रिस्क कवर का अमाउंट बेटा, इसमें से केवल 25,000 इज द रिस्क कवर का अमाउंट जो इंश्योरेंस का अमाउंट है। 75,000 रुपए क्या है? इन्वेस्टमेंट पोर्शन है। तो क्वेश्चन आता है क्या जीएसटी कितने में लगेगा? 25,000 पे लगेगा। तो सर अब जो 75,000 रुपए है क्या ये एग्जाम सप्लाई है या नॉन टैक्सेबल सप्लाई है? क्वेश्चन क्या आया कि सर फॉर द पर्पस ऑफ रूल नंबर 42, 43 सेक्शन नंबर 17(1), 17(2) हमने पढ़ा ना बेटा कि सर अगर आपने कोई कैपिटल गुड्स परचेज किया, इनपुट परचेज किया, इनपुट सर्विस परचेज किया जो कॉमनली काम आ रहा है टैक्सेबल सप्लाई और एग्जाम सप्लाई दोनों में, तो जितना पोर्शन टैक्सेबल में काम है उतना ही क्रेडिट मिलेगा, जो एग्जाम में काम है उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो सर एक इश्यू आया इंडस्ट्री को, डिपार्टमेंट के कुछ ऑफिसर ने बोला भाई आपको इंश्योरेंस कंपनी को बोल दिया क्या आपको प्रोपोर्शनेट क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि 75,000 जो है वो वैल्यू सप्लाई का पार्ट नहीं बन रहा, केवल 25,000 ही टैक्सेबल है, तो इतना प्रोपोर्शनेट आप क्रेडिट रिवर्स करिए। तो सर उसके लिए सर्कुलर इश्यू किया और बोला क्या दिमाग खराब मत कर मंगल यार, ये 75,000 रुपए जो वैल्यू से एक्सक्लूड किया है, इज इट एग्जाम सप्लाई, इज इट नॉन टैक्सेबल सप्लाई? तो डिपार्टमेंट ने क्लेरिफाई करके बोला नहीं यार, ना तो ये एग्जाम सप्लाई है, नहीं ये नॉन टैक्सेबल सप्लाई। क्यों दारू बेच रहे हो क्या आप, कोई पेट्रोल बेच रहे हो क्या, या कोई एग्जाम गुड्स एग्जाम सर्विस बेच रहे हो क्या? नहीं यार ये वैल्यू में इंक्लूड नहीं हो रहा है क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है यार। तो merely any amount if it is not includable in the value of supply for the purpose of charging GST, does it mean कि ये exempt supply, does it mean कि ये non taxable supply? Answer is no। और अगेन डिपार्टमेंट ने इंडस्ट्री के फेवर की बात करी कि इट इज नीदर नील रिलेटेड नॉर exempt supply and also it is not a non taxable supply, इसलिए there is no point of reversal of any proportionate ITC as per section number 17(1), 17(2) read with rule number 42, 43 बेटा। और ऐसे केस में पूरा आईटीसी मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी को, कोई प्रोपोर्शनल रिवर्स नहीं करना है, ये 75,000 को एग्जाम सप्लाई में इंक्लूड नहीं करना है, क्लियर? और ये 25,000 टैक्सेबल में इंक्लूड करना है, बात खत्म बेटा। बस 25,000 को इंक्लूड करना है टैक्सेबल पोर्शन में और कुछ भी इंक्लूड नहीं करना है एग्जाम के अंदर बेटा, क्लियर? डन। एंड नो रिवर्सल इज रिक्वायर्ड टू बी डन इन सच केस। बस ये मानेंगे हमने टैक्सेबल सप्लाई किया है और वो भी कितने का? 25,000 का। सो इन दिस केस 25,000 इज चार्जेबल टू जीएसटी और पूरा आईटीसी मिलने वाला है, बात खत्म, कोई रिवर्सल करने की जरूरत नहीं है। ओके डन, आई होप यू गॉट द एंटायर पॉइंट। हाँ है ना भाई, पक्का? डन। चलिए सरकार एक बार आपके एंड पे यहां तक जो मैंने सर्कुलर पढ़ा है वो सारा रिवाइज कर लीजिए, क्लियर? और नेक्स्ट सेशन में आप आगे के सर्कुलर हम पढ़ेंगे, उसको रिवाइज करेंगे। पर बस मैं क्या चाह रहा हूं बेटा, यहां तक जो मैंने पढ़ाया है वो सारे सर्कुलर आपके पे रिवाइज कर लीजिए, आपकी ग्रिप में लाइए उसको बेटा। और हाँ रिवाइज करके आप ध्यान रखना बेटा, इसको अपने कंट्रोल बनाना, कंट्रोल बना के क्या करना है आपको, अल्टीमेट एम क्या होना चाहिए, आप केस सोल्व कर रहे हो, प्रोविजंस को अप्लाई कर रहे हो, क्लियर? डन। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद में, यहां तक कंप्लीट करिए आपके वापस सर्कुलर रिवाइज के। भारत माता की जय। क्या लिखा है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बाय।